बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट्स पे मैं बैरिस्टर हारिस रमज़ान हाजिर हूँ और हम लीगलिस्टिक इश्यूज़ पे डिफरेंट गुफ्तगू करते हैं। आज का टॉपिक एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इशू है जो कि मीडिया पे बहुत हाईलाइट किया गया है और वो है कि खातून एक्ट्रेस के एक मामले से जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ और एक बहुत बड़े एक बिजनेसमैन के कॉन्टेक्स्ट में उनकी काफ़ी काफ़ी गुफ्तगू हुई। बहुत से लोगों ने बहुत से आराएं दी उसके अंदर। लेकिन इस पूरे तनाजुर में जो चीज़ देखने वाली थी वो ये थी कि इसमें कुछ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का एक बड़ा ही अजीब सा रोल रहा है और कुछ लॉयर्स हैं विदाउट नेमिंग देम, विदाउट आइडेंटिफाइंग देम, उन्होंने बहुत मेन स्ट्रीम रोल अपना प्ले किया आके, जो कि टेक्निकली हम समझते हैं कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमारे कुछ कवानीन हैं जो इस मामले पे बड़े क्लियर हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए एक्सपर्ट हमारे पास नोमान कैसर एडवोकेट हैं जो कि एक बहुत ही मायनाज वकील हैं और ना सिर्फ वो अपनी प्रोफेशन में उनका एक बहुत नाम है और उन्होंने काफ़ी काम किया, मगर वो लीगल एथिक्स और बार के जो बेसिक रूल्स हैं उनके ऊपर अपनी एक कमांड भी रखते हैं और कोशिश भरपूर करते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो जो कि हमारी लीगल प्रैक्टिस के अगेंस्ट हो। नुमान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन यार वंस अगेन। आप आए हो और किए, आप हमारे साथ एक सिलसिले में आप हम इकट्ठे ही काम कर रहे हैं काफ़ी कुछ। थैंक यू फॉर कमिंग इन। नुमान, आज का टॉपिक मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, थोड़ा सा आप अपना व्यू पॉइंट दें और फिर हम कुछ कवानीन की तरफ लेके चलते हैं ऑडियंस को। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, आपने आज मुझे फिर एक बार मौका दिया। पिछला हफ्ता ये मामला चलता रहा। जिस तरह इसका आगाज हुआ कि एक क्रिमिनल ऑफेंस जो ऑन द फेस ऑफ इट लगती थी कि एक हाउस ट्रेसपास किया गया, कुछ दो एक्ट्रेसेस की बहनें, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ओपिनियन था कि उनका घर है भी कि नहीं है। बहरतौर हुआ ये कि उनका घर फिलांगा गया, उस पर कुछ वीडियो बनी, उन खवातीन पर तशद्दुद किया गया, जो वीडियोस बाद में वायरल हुई फेसबुक पे, यूट्यूब वगैरह पे। उससे हमें सब कुछ नजर आया। इस तनाजुर में हमारे एक दोस्त हैं, नाम अब सबको उनका पता है, वो इज अ वेरी एक्टिव लॉयर। रिसेंटली इज डन हिज बार फ्रॉम इंग्लैंड एज वेल, और बड़ा जोशीला है और बड़ा सब कुछ स्पिरिट उसकी बड़ी अच्छी है, हमेशा ह्यूमन राइट्स का काम करता है। इससे पहले भी अब आपने जिक्र कर ही दिया नुमान, सॉरी मैं आपकी बात में ऐड करूंगा कि वो मेरा तो उसके साथ बहुत करीबी ताल्लुक है क्योंकि उसने वो और मैं लाहौर जिमखाना से इकट्ठे क्रिकेट खेलते हैं, बल्कि आप भी वहाँ पे खेलते हो, और उसको मैंने एक एज अ चाइल्ड ग्रो करते देखा है। बहुत ही काबिल भी है, समझदार भी है, बस थोड़ा सा जोशीला है वो, थोड़ा सा उसका एक एंगल है। लेकिन हसान नियाज़ी की बात हो रही है बात कर रहे हैं। मैं वो बिल्कुल, मैंने एक दो वीडियोस भी अपने रिकॉर्ड किए कि मैंने कहा सब कुछ दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन हसान नियाज़ी की जो एक इंटेग्रिटी है, उसकी ऑनेस्टी है, उस पर हम सबको किसी को कोई शक नहीं। जोशीला वो बंदा, और अपने जोश खिताबत में या जो उनका जोश आया होता है वो, उसमें वो कहीं आगे निकल जाते हैं, वो कुछ हदें भी पार कर जाते हैं। मैंने हालांकि इस दौरान इनको काफी कोशिश की जिस हद तक इनको रोका जाए, लेकिन वो ऑब्वियसली हसान नियाज़ी ना होगा जो रुक जाए। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं क्योंकि ये कोशिश मैं भी बड़ी दफा कर चुका हूँ और उसकी बड़ी मेहरबानी है कि वो हमें मुझे बहुत इज्जत भी देता है और कभी उसने मुझे आगे से ये नहीं कहा कि जी आप अपना काम करें, मुझे समझाने की कोशिश ना करें, तो वेरी काइंड ऑफ हिम। मगर हर इंसान का अपना, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ये एब्सोल्युटली राइट कि अपनी एक आई नो हिम फॉर लास्ट गुड 13-14 इयर्स। छोटा सा ऑब्वियसली बच्चा था, हम कौन सा बड़े थे, हम भी छोटे थे, नहीं थे। लॉयर्स मूवमेंट में यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव। उस दौरान इससे बड़ी इंटरेक्शन रही और से राब्ता रहा। बहरहाल उस जोश जी नुमान जी, मैं वो जिक्र कर रहा था हसान नियाज़ी साहब का कि उनकी इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली अपने जोश में और इस जज्बे के साथ कि इस मुल्क में जितनी भी खराबियां हैं, जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, उनको वो चाहते हैं कि एक ही चुटकी में ठीक कर दें। तो उसी जोश में ये जो खवातीन वाला वाकया हुआ, मीडिया पे हाईलाइट हुआ, तो ही टुक अप द मैटर, और अपने माशाल्लाह उनके फॉलोअर्स बहुत हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, तो उनका फायदा उठाते हुए अरबाब इख्तियार तक भी पहुंचे और एफआईआर तगदो करने के बाद इस दौरान हसान साहब खुद पुलिस स्टेशन भी गए डिफेंस की, और तगदो करने के बाद आखिर में वो एफआईआर दर्ज कराने में कामयाब हो गए। तो एक हद तक कामयाबी थी क्योंकि जो एक्यूज्ड खवातीन थी उनका ऑब्वियसली एक हम सबको पता है कि एक बहुत बड़े रियल स्टेट के लोग उनको माफिया भी कहते हैं और उन पे हाथ भी नहीं रखा जा सकता।
तो वो उनके रेफरेंस से एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि एफआईआर दर्ज कराई। सो फॉर मी इट वाज अ बिग अचीवमेंट टू स्टार्ट विद, ठीक है। लेकिन हम सबको ये पता था कि ये एक हद तक की चीजें आगे चलेंगी और उसके बाद चीजें रुक जाएंगी, क्योंकि ये एक इस चीज की एक तारीख रही है, हिस्ट्री रही है। हम सब जानते हैं कि कितने पावरफुल हैं वो। पर तो हसन न्याजी साहब उस पर कोशिश करते रहे और मामलात आगे चलते रहे। लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, एक और हमारे वकील भाई इनके साथ मिल गए, जो कि मिलते साथ ही बाद में अलग भी हो गए। उसकी अभी तक हमें हकीकत नहीं जान पाए कि क्यों अलग हो गए बाद में। एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें खवातीन भी होती हैं, वो वकील साहब भी होते हैं, हसन न्याजी भी पीछे खड़े होते हैं। तो अब जो सवाल हम आज जो करने का मकसद ये था कि उस केस का तो जो होना था वो तो हम सबको पता है क्या होना था। हसन न्याजी साहब की भी सुबकी हुई, हतीजा सिद्दीकी साहब की भी सुबकी हुई। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे, हालांकि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि मामला आगे नहीं जाएगा, और खवातीन ने कुछ सेटलमेंट लेकिन करके उसको रफा दफा कर दिया। बिल्कुल सवाल ही सही। पैदा होता है हाँ, जी, 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 रुमान। जी, सवाल इसमें जो हमारा मकसद आज प्रोग्राम करने का, ये जो बैकग्राउंड है तो सबको इसका इल्म था। हमारा मकसद जो आपसे डिस्कशन हुई थी, आपने आइडिया दिया था कि हमारा मकसद ये है कि क्या एक वकील को ये ज़ेब देता है कि वो पुलिस स्टेशन में, थानों में जाए अपने क्लाइंट के लिए? क्या उसकी ये डिग्निटी के मुनाफी नहीं है? या वो फॉर दैट मैटर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस तरह की करे अपने क्लाइंट के हक में, और उसको, या उसके अलावा तीसरी चीज़ है कि वो क्लाइंट के हक में अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करे। मैं आपकी बात ठीक है? में थोड़ा-सा ऐड करूँगा नुमान, कि आपने ये बहुत अच्छी इसी इसी एग्ज़ैक्टली पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, और ये ना सिर्फ़ ये तो एक इंसिडेंट है जिसकी बेस पे हम ये सेशन कर रहे हैं, मगर अगर हम नॉर्मली देखें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है कि हर जगह, हर वक़्त वुकला जो हैं वो कभी थानों में पहुँच जाते हैं, कभी वो किसी वकूए पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे वो लड़ पड़ते हैं, वो फ़िज़िकली लोगों को छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं जो हमारी प्रैक्टिस में हमारे सामने आते हैं, जिसकी बिना पर एक टर्म जो है कॉइन कर दी गई है, वो है वुकलागर्दी, जो कि व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट, बिकॉज़ ये बड़े ही अच्छे और ज़बरदस्त लोगों का ये प्रोफ़ेशन है। और हमारा, मेरा ख्याल है, हमारी स्ट्रेंथ ही हमारी हमारी आर्ग्यूमेंट्स हैं और हमारी एबिलिटी है टू कन्विंस पीपल, रादर कि हम बदमाशियाँ करें और जा के इस तरह के काम करें। तो एब्सोल्युटली आपने सही बात की है। जी नुमान, सॉरी, इसमें ऐड करें। जी, जी, मैं बिल्कुल इसी बात करना चाह रहा था। होता क्या है हमारे माशरे में, जो हमने पिछले एक आध प्रोग्राम में बात की थी कि बदकिस्मती से हमारी अक्सरियत वकीलों की, ठीक है, वो हमारे भाई हैं, वो एलएलबी कर लेते हैं, इस एक मुक़द्दस पेशे के अंदर वो आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो जो सियासी वकला हैं उनके हत्थे चढ़े जाते हैं और वो उनको इस्तेमाल करते हैं अपने इलेक्शंस के लिए, कैंपेनिंग के लिए। तो उनको एक बड़ी ताकत सी नज़र आती है, जो हमने एक बार पहले भी ज़िक्र किया था कि ख़ास तौर पे जो लॉयर्स मूवमेंट हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब के पीछे, हुँ, हुँ। उसके बाद से आपको नज़र आया कि हमारे इस काले कोट की बड़ी ही ज़्यादा अहमियत है। हमने एक फौजी डिक्टेटर को हिला के रख दिया है। तो ये जो हुँ, कीड़े-मकोड़े हमें नज़र आ रहे हैं, ये तो हमारे बाएँ हाथ के खेल हैं। हुँ, ये जो अनफॉर्चुनेटली एक माइंडसेट हमारी यंगस्टर्स के अंदर है, मैं सीनियर्स की बात नहीं कर रहा, हुँ, हुँ, ठीक है? सीनियर्स तो अपने जो माशाल्लाह अपने काम से काम रखते हैं और उनका एक एक फ़ोकस है। प्रॉब्लम इन यंगस्टर्स का है और इनकी एक्सप्लॉइटेशन का है, जो हमारे सियासी वकील इनको इस्तेमाल करते हैं, हुँ, ठीक है? और उसके बाद फिर हमें ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं जो खुदा ना खास्ता पीआईसी वाला वाक़या हुआ था। उसके उसके पीछे जो मर्ज़ी बैकग्राउंड हो, जो मर्ज़ी इसकी वजह हो, हुँ। लेकिन जो एंड रिज़ल्ट अवाम को नज़र आया है, जो परसेप्शन है, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। परसेप्शन हमारी कोई अच्छी नहीं गई अनफॉर्चुनेटली, दैट्स ठीक वेरी है? तो ट्रू। अब इस ये भी एक वाक़या हुआ है, मेरे ख़्याल में इस वाक़ये ने हमारे प्रोफ़ेशन को काफ़ी दचका दिया है। हम शायद उसको इस हद तक हमने इस वाक़ये को नहीं देखा अभी तक, हुँ। कि 2 अदद वकला, 3 वकला, खतीजा सिद्दीकी भी साथ थी, एक और वकील साहब थे जो उनका मुझे नाम इस वक़्त ज़हन में नहीं आ रहा। वो बड़े जोश से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अगले दिन ही पता लगता है कि ही हैज़ बैक्ड आउट, ठीक है? हसन न्याज़ी आखिरी दम तक लड़ते रहे, हतीजा सिद्दीकी भी उनके साथ आखिरी दम तक लड़ती रही। बट देन दे हैड नो ऑप्शन बट टू बैक आउट एज़ वेल। जब आपका मुल्ज़िम भी भाग जाए, देखिए वकील का सामने तो इनाद कोई नहीं है दूसरी पार्टी के साथ। हुँ, अभी हम हुँ। ज़िक्र करेंगे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट का, उसके अंदर बड़ी क्लियर बात लिखी हुई है कि क्लाइंट्स की अगर क्रिमिनल केस है तो उनका आपस का मामला है। इसी तरह बल्कि मेरा सिविल ख्याल है, केस। हाँ, हम हाँ, नुमान लेके चलते हैं ऑडियंस को, ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक एरिया है, कि जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं लॉ की। ये है जी पाकिस्तान, नुमान आप देख सक रहे हैं? जी, जी, मुझे नज़र आ बहुत रहा है। बढ़िया। लीगल पाकिस्तान प्रैक्टिसेज़ एंड रूल्स बार एक्ट काउंसिल रूल्स 1976। हैं। जी, ये हाँ, बेसिकली ऑडियंस को थोड़ा-सा ऐड कर दें।
कि ये वो कवानीन है कि जो कि हमारे एज लॉयर्स हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को गवर्न करते हैं और हमें एक लायामल देते हैं कि उन पैरामीटर्स और बाउंड्रीज के अंदर हमने सरवाइव कैसे करना है। इसका ये नुमान ने बड़ी इस पे एक रिसर्च भी की हुई है और नुमान ने ही मुझे ये आइडेंटिफाई कराया है, हम को फॉलो भी करते हैं। इसका चैप्टर 12 नुमान आप कह रहे थे? चैप्टर 12 है हमारे एथिक्स के रिलेटेड जो बातें हैं पूरी पूरी, बाकी तो पूरी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जिसके अंदर जिक्र है कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट्स, ये है वो चैप्टर 135 तक। हाँ जी बिल्कुल। अब हमें ख्याल हम सीधे आर्टिकल 140 पे चलते हैं जी, जिसका आपने 3-4 हैं जो हमने इस केस से। हाँ नहीं जी, ये आ गया जी पहला। नुमान मैं रीड आउट करूँ या आप करेंगे? मैं कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा एलैबोरेट भी साथ। प्लीज। क्लाइंट्स not advocates are the litigants. ये अभी हम जो जिक्र कर रहे थे. Absolutely. Whatever may be the ill feeling existing between clients, it should not be allowed to influence advocates in their conduct and demeanor towards each other or towards the parties in the case. All personal clashes between advocates should be scrutinized. In the trial of a cause, it is indecent to allude to the personal history or the personal peculiarities and idiosyncrasies of advocates appearing on the other side. Personal colloquies between the advocates which cause delay and promote unseemly wrangling should be carefully avoided. माशाल्लाह बड़ी भरपूर अंग्रेजी में इन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ है, लेकिन मकसद उसका वही जो हम इसको पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लाइंट्स का आपस की दुश्मनी इनाद वो उनकी आपस की दुश्मनी है, वो कला ने उसको अपना पर्सनल वेंडेटा नहीं बनाना। अब ये देखिए, हाँ ये बिल्कुल आपने सही बात की। इसी में ही हम आगे आते हैं 152 और 153 को अगर इकट्ठे देख के पढ़ें कि an advocate in his professional capacity shall not advise the violation of any law. This rule shall not apply to advice given in good faith that a law is invalid. यानी कि आपको ये देखिए पहली लाइन में कितना इंपॉर्टेंट है कि लीगल फॉलोइंग कितनी सिग्निफिकेंट है। 153 में आते हैं कि वो ये कहता है कि it is the right of an advocate to undertake the defense of a person accused of crime regardless of his personal opinion as distinguished from knowledge as to the guilt of the accused. Otherwise, innocent persons and victims merely for suspicious circumstances might be denied proper defense. Having undertaken such defense, an advocate is bound by all fair and honorable means to present every evidence that the law of the land permits, to the end that no person may be deprived of life or liberty except by the process of law. जी मैं इस बात करना चाहूंगा। देखिए इसमें बड़ी अहम चीज लिखी हुई है कि डिफेंस हर तरह का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो कानून के मुताबिक है। और इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा जो कि हमारी प्रोफेशन की एथिक्स के मुताबिक है। सो डिफेंस में ये कम से कम ये नहीं आता कि डिफेंस के थाने में चले जाए। दिस डज नॉट, इस डिफेंस से बड़ा डिफेंस का थाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो उस थाने में जाना एक वकील के लिए ये एक काफी ज्यादा इंसल्टिंग है। उधर जाके फिर वो जो एएसआई एएसआई जो भी बैठे हुए हैं वो आपका मुकदमा ना दर्ज करें, आपके काले कोट की बेइज्जती तो उधर होगी। किसी भी इंसान की इस तरह हो जाती है, तो वकील को अपने केस के लिए बेशक जाए, लेकिन किसी क्लाइंट के लिए जितने मर्जी वो पैसे दे दे, ही शुड नॉट गो इन अ पुलिस स्टेशन। और इसी तरह दूसरी बात हो रही थी कि इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो ये बातें बड़ी खुल के लिखी गई है। अब ये आपने ये मिसकंडक्ट में आता है, ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं ये मिसकंडक्ट में आते हैं और ये एक्शनेबल है। इस पे बार काउंसिल एक्शन करके लाइसेंस सस्पेंड करके या अगर लाइसेंस खत्म करना चाहे तो वो भी कर सकती है। That's very important. That's very important. अब अगला पढ़ते हैं नुमान, आप पढ़िए। जी, nothing operates more certainly to create or foster popular prejudice against advocates as a class and to deprive the profession of that full measures of public esteem and confidence which belongs to the proper discharge of its duties, then does the false claim often set up by the unscrupulous in defense of questionable transactions. That is the duty of the advocate to do whatever may enable him to succeed in winning his client's cause. बड़ी अहम चीज है। देखिए इधर ये जिक्र किया जा रहा है कि आपने ठीक है क्लाइंट को डिफेंड करना है, सब कुछ करना है, लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि उनका फॉल्स क्लेम है
ठीक है। तो उसके लिहाज से आपने ये नहीं करना कि आपने हर तरीके से अनस्क्रूपलस अंदाज से उसको डिफेंड करना शुरू हो या अगर सही क्लेम भी है, ठीक है। सो एक वकील ने एक केस जो उसके सामने आता है उसको एक अच्छे अंदाज में स्क्रूपसली, जो वर्ड लिखा हुआ है, एक अच्छे अंदाज में इसको आगे लेकर, बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल नहीं इजाजत दी जा सकती। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, फेसबुक को यूज करें, मीडिया को यूज करें, वही आपने अदालत में जाके अपने आर्गुमेंट्स करने हैं। बिल्कुल सही उधर है। तक तो मामला पहले ही सेटल हो गया था। अब ये देखिए, ये एक और बड़ा अच्छा ये आपने पॉइंट आइडेंटिफाई किया है। ये है 168 सेक्शंस का है। वो कहता है कि एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंस अ केस आउट ऑफ spite or for the purpose of harassing anyone or delaying any matter, nor shall he take or prosecute an appeal willfully motivated to harass anyone or delay any matter. ये एग्जैक्टली एरिया है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉयर्स आजकल कर रहे हैं। मतलब अब मैं थोड़ा सा नुमान आपकी बात में ऐड करूंगा कि हमें हमारे बुजुर्गों ने, जब हमने वकालत का आगाज किया था, और ये हम दोनों के लिए ये नहीं है कि हमें एक बात सिखाई गई थी कि जब भी बुजुर्ग हमसे एड्रेस करते थे कि बेटा वकालत एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, मगर पहली जिंदगी में बात याद रखना कि कभी भी आप क्लाइंट के साथ क्लाइंट मत बन जाइएगा, क्योंकि आपका प्रोफेशनल कंडक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और आपने उसको लेके चलना है। मैं इसमें नुमान थोड़ा सा और भी ऐड करूंगा कि हम वापस आते हैं। खैर, तो ये लॉ तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ हमने अपनी ऑडियंस के लिए उससे शेयर किया कि हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। जिस तरह मेरी इंग्लैंड वेल्स में एज अ बैरिस्टर ट्रेनिंग हुई, तो मुझे आज भी याद है कि हमारी ट्रेनिंग में हमारी जो पढ़ाई थी उसके अंदर हिडन क्वेश्चंस होते थे एथिक्स और मोरालिटी के, और उसमें ये लिखा जाता था जैसे कि हमारे बार के एग्जाम में हमने 10 महीनों में 13 इम्तिहान पास करने थे। उन 13 इम्तिहानों में हिडन क्वेश्चंस होते थे ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी, कि जिसके अंदर वो हमें एक सिचुएशन क्रिएट करते थे और हमसे पूछते थे कि इस तरह की सिचुएशन में एक बैरिस्टर को कैसे एक्ट ऑन करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी के खिलाफ कोई दावा फाइल कर रहे हैं और हम श्योर नहीं हैं उसके खिलाफ उस बंदे के कि मेरे पास ये एविडेंस है या नहीं है जो मैं उस पर एलेज कर रहा हूं, तो मैं उस पर वो इल्जाम नहीं लगा सकता जो कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव ना कर सकूं। इसी तरह हमने अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है, हमने कैसे बात करनी है, हमने कैसे लेके चलना है, ये वो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं कि जिनके ऊपर जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे इंग्लैंड वेल्स में हमें ये सिखाया गया और दुनिया भी लीगल एथिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि अगर एक वकील किसी भी क्लाइंट को एडवाइस कर रहा है किसी भी केस के अंदर, हमारे यहाँ पे एक अजीबोगरीब ये एक मतलब क्लाइंट को ल्योर करने के लिए कि जी आपका कोई मसला नहीं जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये चीज खुद एथिकली बड़ी गलत है कि आप क्लाइंट को मिसगाइड मत करें, उनसे फीस लेने के एवज आप उनको ऐसी बातें मत बताएं जो कि अचीवेबल नहीं है। और इसी वजह से हमारी प्रोफेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो अवाम नास शिकायत करती है, जी वकील हमारे पैसे खा गए, वकील ने हमें चक्करबाजी दे दी, इस तरह की बहुत सारी चीजें। जी नुमान, आप इस पर थोड़ा सा ऐड कीजिए। जी, मैं इसका जो दूसरा पहलू है वो भी आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने भी अक्सर अपनी माशाल्लाह प्रैक्टिस में देखा होगा, क्लाइंट्स का भी एक प्रॉब्लम है। क्लाइंट्स कहते हैं जनाब ये केस मैं आपको दे रहा हूँ, कितने अरसे में खत्म कर देंगे आप? सबसे पहला सवाल इनका ये। अब हम बड़ी उस पे कैश 22 हमारे लिए होती है। अगर हम उधर ये बोल रहे हैं कि जनाब ये सिस्टम हमारा बड़ा स्लो है, ये सारा सिलसिला है, तो वो जी नुमान जी, अच्छा सॉरी डिस्कनेक्शन आ रही है। हाँ मैं वो जिक्र कर रहा था कि क्लाइंट्स भी उन्होंने भी एक बनाया हुआ है कि भाई आके पूछते हैं कि जनाब वकील साहब कितनी देर में केस खत्म हो जाएगा। तो उनको अगर हम कहेंगे कि भाई नहीं, हम ये सिस्टम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो क्लाइंट तो भाग जाएगा। ठीक है, क्लाइंट इस चीज का समझता नहीं है कि भाई सिस्टम की कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, तो उनको बड़े तरीके से टैकल करना पड़ता है कि सिस्टम ऐसा है। लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी पूरी हद्दुल वसा कोशिश करेंगे कि इस केस को जल्द अज जल्द हम एक लॉजिकल एंड तक पहुंचा सके। ठीक है, और उसके अलावा क्लाइंट्स के और बड़े अंदाज हैं, वो आपको तंग करते हैं, वो आपको कॉल बार बार करेंगे, वो भी समझते नहीं है ना। इधर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की एक डिफरेंट उनका अंदाज होता है, उनको हैंडल करने का भी डिफरेंट अंदाज होता है। लेकिन जो आपके आम जो एक अवाम में से जो क्लाइंट्स हैं वो इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाते। तो ये भी एक दूसरा पहलू भी हमारे ज़हन में रखना जरूरी है कि वकील भाई हमारे बेशक इस चीज को उनका बेशक फोकस होता होगा अगर क्लाइंट आए उनका काम चले, क्योंकि रोजी रोटी उन्होंने इस पेशे ही से चलानी है। लेकिन यही तो इन
एथिक्स का और जो हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट रखा गया है, यही तो इसका मकसद है कि हम अपने पेशे के पीछे, अपने माश के पीछे भागते हुए अपनी मोरालिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट को ना भूलें। और ये कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने हमारे पे नहीं छोड़ा, कानून बना दिया है, उसमें बातें लिख दी हैं। और कानून बड़े ही वाज़ेह अंदाज में कहता है कि अगर आप इसकी पैरवी नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग्स बार काउंसिल कर सकती है। अभी एहसान न्याज़ी साहब जिक्र कर रहे थे, ठीक है, वो भी चीजें सीखेंगे, आगे भी बेहतर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तब्दीली उनमें कोई नहीं आनी। लेकिन नेवरदलेस बात वही है कि अगर इस तरह का कंडक्ट कोई करे तो बार काउंसिल भी इस पे सू मोटो एक्शन भी ले सकती है, कोई वकील भी इसकी शिकायत कर सकता है कि इससे उनका कंडक्ट तो इस तरह हुआ ही हुआ है, उससे हमारे पेशे की कितनी बदनामी। नुमान, इस पे तो खैर हम दोनों का एक इस पे काफी एक मेरा ख्याल है कि वी वुड बी सिमिलर ऑन दिस पॉइंट कि बार काउंसिल्स की भी हम क्या बात करें। बार काउंसिल भी अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि क्योंकि सारा वक्त उन्होंने वोट मांगने हैं और इन्हीं लोगों के वोटों से वो लोग जीतते हैं। तो आपका ख्याल है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वो उन्हीं के खिलाफ कभी कोई एक्शन ले सकेंगे? अनफॉर्चुनेटली यही तो बदकिस्मती है कि जब इलेक्टेड आपकी अकाउंटेबिलिटी जिन्होंने करनी है वो बॉडीज अगर इलेक्टेड होंगी, अभी ऐसे ही कर लें कि नैब के जो एक डायरेक्टर्स हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, वो इलेक्शन लड़के हैं, अपने इलेक्शन लड़के हैं, तो क्या हम इस चीज को सोच सकते हैं कि ये होगा कि इलेक्टेड बॉडी आके हमारी अकाउंटेबिलिटी करे? इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है। इस लिहाज से रिफॉर्म करना बड़ा जरूरी है, लेकिन अब उसकी बात है हमारे वकील भाई जिनकी इजारादारी है बार काउंसिल्स में, वो ये चीज कभी नहीं होने देंगे कि उनका कंट्रोल है, वो वोट लेके आते हैं तो ऊपर फिर बन के बैठ जाते हैं। उनका ये कोई कंसर्न कि मिसकंडक्ट को रोकें, अकाउंटेबिलिटी करें, अपने प्रोफेशन को बेहतरी की तरफ लेके जाए, उन्होंने अपना कंट्रोल देखा। आई थिंक इसमें नुमान इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। हमारे पास वी आर लेफ्ट विद जस्ट अ मिनट, और इसमें मैं एक पॉइंट मतलब जो मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ वो इस पॉइंट पे है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा इसका ये बहुत डीप रूटेड मसला है और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो लीगल एजुकेशन का भी है। हम जिस तरह की एजुकेशन उनको इम्पार्ट कर रहे हैं, जिस तरह एग्जाम पास करके आ जाते हैं प्रोफेशन में, और फिर कहीं पर भी उनको प्रॉपर वो चीज सीखने को नहीं मिलती, ना वो इन्वायरमेंट मिलता है। सो द पॉइंट रिमेन्स, और फिर ऑफ कोर्स वो दो पाथ्स हैं, आइदर यू बिकम अ लॉयर और यू टेक द अदर पाथ ऑफ बिकमिंग अ पॉलिटिकल लॉयर, जिसके थ्रू आप बार के, जिस तरह के मैं बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि आपके फादर ने एक इंतहाई अकम्प्लिश्ड और इंतहाई जबरदस्त वकील, एक बड़े ही मुकाम अचीव करने के बाद, खादिम हुसैन कैसर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने फिर इसका रुझान किया और वो आए बार पॉलिटिक्स में। और वो आए भी इसलिए कि वो कोई ऐसी मशले राह दे आने वाले फ्यूचर लॉयर्स के लिए, छोड़ के जाएं या उनको गाइड करें फॉर द बेटरमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली ये माफिया ने ये जो हमारा बन चुका है, इस पे खैर हम एक अलहदा एक सेशन करेंगे नुमान, कि जिसने उनको आगे नहीं आने दिया, उनको नहीं कामयाब होने दिया। ये एक इतनी अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिसपे हम एक अलहदा सेशन करेंगे। लेकिन आज के सेशन को नुमान मैं वाइंड अप करूंगा। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। हम दोनों ने मिलके एक थोड़ी सी ये काविश हुई कि आज हमने कुछ लॉ को भी डिस्कस किया, ऑडियंस को बताया भी, और इंशाल्लाह इसी सिलसिले को अब हम एक डिफरेंट डायमेंशन में लीगल प्रोफेशन के इश्यूज और उसका इम्पैक्ट एक आम जनरल पब्लिक को भी लेके चलना, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह ये होगा कि एक जनरल पब्लिक का एक वकील की तरफ क्या व्यू पॉइंट है एंड वाइस वर्सा, एंड व्हाट आर द कनेक्टिंग एलिमेंट्स एंड द डिस्कनेक्टिंग एलिमेंट्स। जी नुमान, आप बस 30 मिनट तक में वाइंड अप करेंगे इस पे। जी देखिए, मैं असल में बात जो आपने अभी जिक्र किया इसका ना, कि ये सिर्फ एक वकील को पकड़ के कह देना कि उसने इस तरह पुलिस स्टेशन में चला गया और सारा सिलसिला करना, ये मुनासिब नहीं होगा। हमारा एक थाना कचहरी कल्चर हमारा इस मुल्क में है, और होता क्या है कि जब वकीलों के मसाइल आते हैं तो जिन लोगों ने वोट लेने हैं, जब उनके पीछे वो नहीं पहुंचेंगे, उसके थाने का मसला है, कचहरी का मसला है, उसके पीछे वो भाग के नहीं जाएंगे, तो फिर हर एक पूरी ग्रुपिंग्स है, उनको वोट नहीं मिले। सही बात है। ठीक है, तो वो एक अपना उन्होंने एक विशियस सर्कल बन गया हुआ है कि वो पहले उस तरह उनके काम करके उधर आते हैं, जब इधर मौके पे आ जाते हैं तो फिर अपने काम कराते हैं। बिल्कुल ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर्स बनते हैं, आप बी सरप्राइज्ड टू नो दैट, आपको तो पता है लेकिन एक आम जो बंदा इसको सुनेगा, पूरे पाकिस्तान में 22 मेंबर्स होते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, उसमें से 11 पंजाब में से, और इन्होंने वोट्स लेने हैं जो रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के जो मेंबर्स ऑलरेडी वोट लेके आए हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कि
ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पंजाब बार के कुछ अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स, मैं सबकी बात नहीं करता, बड़े बड़े शानदार हमारे मेंबर्स हैं, करोड़ों रुपए लेके पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स को वोट देके इनको बनाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है और हर एक को पता है। दैट्स ट्रू। ठीक है, नुमान, इस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू वंस अगेन फॉर स्पेयरिंग टाइम नुमान, और इंशाल्लाह अगले सेशन में इस नासूर को भी हम जरा थोड़ा सा एड्रेस करेंगे कि जो कि हमारी लीगल प्रोफेशन को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहा है। थैंक यू वंस अगेन नुमान फॉर स्पेयरिंग टाइम। थैंक यू।